नमस्कार विद्यार्थियों। परीक्षा मंथन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था आपको बताएंगे। हाँ, तो देखिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था। देखिए, 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। ठीक है, द्वैध शासन स्थापित किया। लेकिन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आया, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का गवर्नर बनकर आता है 1772 ईस्वी में। तो फिर इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त किया और सीधा कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। अब वारेन हेस्टिंग्स ने कानून व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया। उसे लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, तो इसने कानून व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया। और इसके पीछे रीजन भी है कि अगर कानून व्यवस्था ठीक होगी तभी ब्रिटिश कंपनी भारत में शांतिपूर्वक व्यापार कर सकती थी और बंगाल के संसाधनों का दोहन कर सकती थी। और उस दोनों चीज़ों के लिए, व्यापार और संसाधनों के उपभोग के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? कानून व्यवस्था की। और यही कारण है कि वारेन हेस्टिंग्स ने कानून व्यवस्था पर बल दिया। अब वारेन हेस्टिंग्स को भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली का, आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक। अब प्रश्न आता है कि आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक कौन था? तो उत्तर क्या देंगे? सीधा से वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। यह श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक, अब वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में क्या किया वो आप देखें। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जिला स्तर पर अगर देखें, यानी प्रत्येक जिले में अगर आप देखें, तो प्रत्येक जिले में इसने एक तो दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय की स्थापना की और दूसरा फौजदारी, क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, ये दो प्रकार के न्यायालय। तो वारेन हेस्टिंग्स हर जिले में एक दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, दूसरा फौजदारी न्यायालय अर्थात क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की। और इसने दीवानी न्यायालय में एक जो न्यायाधीश होता था, दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? जिला कलेक्टर को। ठीक है, तो जिला का जो कलेक्टर होता था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, जबकि फौजदारी न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश की नियुक्ति की, यानी जो फौजदारी न्यायालय होती थी उसमें किसी भारतीय को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। तो ये सिस्टम, ये व्यवस्था जो है वारेन हेस्टिंग्स ने बनाई। अब दीवानी न्यायालय के ऊपर अगर आप देखें तो दीवानी न्यायालय के ऊपर सदर दीवानी न्यायालय होता था। ठीक है, अगर आप दीवानी न्यायालय से संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ के फैसले संतुष्ट नहीं है, तो आप अपनी अपील सदर दीवानी न्यायालय में करेंगे। और सदर दीवानी न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। और इसका न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष स्वयं बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, ये तो गवर्नर जनरल की अध्यक्षता वाली ये दीवानी न्यायालय। अब अगर आप गवर्नर जनरल के न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अंतिम न्यायालय लंदन स्थित, ब्रिटेन में लंदन में स्थित
प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल होती थी। ये ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी की अध्यक्षता वाली ये न्यायालय होता था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने ये दीवानी न्यायालय को इस तरह से स्थापित कर दिया, जिला दीवानी न्यायालय, फिर सदर दीवानी न्यायालय, फिर लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल। यानी दीवानी स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे उच्च न्यायालय जो है वो लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल होती थी। ठीक, अब फौजदारी न्यायालय को अगर देखा जाए तो जिले में ये फौजदारी न्यायालय होता था जिसका न्यायाधीश भारतीय होता था। ठीक, अब इसके ऊपर अगर आप देखें, अगर आप जिले के फौजदारी न्यायालय के निर्णय संतुष्ट नहीं है तो इसके ऊपर होता था सदर निजामत न्यायालय। ठीक है, ये सदर निजामत न्यायालय। ठीक है, तो ये सदर निजामत न्यायालय ये फौजदारी न्यायालय था और ये भी कलकत्ता में स्थित होता था और इसका अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश भी गवर्नर जनरल होता था, अंग्रेज गवर्नर जनरल। ठीक है, ये और ये फौजदारी मामलों का सर्वोच्च न्यायालय होता था। तो ये व्यवस्था जो है किसने स्थापित की? वारेन हेस्टिंग्स की व्यवस्था हमने बताई। अब वारेन हेस्टिंग्स न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या किया कि हिंदू एवं मुस्लिम जो कानून थे, विधि थे, हिंदू मुस्लिम विधि को अंग्रेजी में अनुवाद कराया। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी था, बहुत सारे न्यायाधीश सब अंग्रेज हैं और जब तक वो हिंदू मुस्लिम कानून को अंग्रेजी में नहीं अनुवाद कराया जाएगा तब तक वो समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम कानून को, हिंदू विधि को, मुस्लिम विधि को अगर आप देखा जाए तो इसने क्या किया कि अंग्रेजी में अनुवाद करा दिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये व्यवस्था लाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित होगा। उसी आधार पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था हमने आपको बताई। अब आगे अगर आप देखें तो ये वारेन हेस्टिंग्स आधुनिक भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक था। अब इसके बाद जो न्यायिक व्यवस्था में सुधार हुआ वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार करता है। ठीक है, अब वो सुधार क्या थे वो अगर आप देखें तो चूंकि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ये तो सीधी सी बात है कि जब भूमि बंदोबस्त में सुधार होगा तो भूमि बंदोबस्त में सुधार के साथ न्याय व्यवस्था में भी सुधार आवश्यक था। ये बिल्कुल आवश्यक होता है, जहाँ भूमि व्यवस्था में परिवर्तन होता है वहाँ न्याय व्यवस्था में भी बदलाव आवश्यक समझा जाता है। तो चूंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया तो न्याय व्यवस्था में परिवर्तन, सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, कॉर्नवालिस की विधि संहिता। कॉर्नवालिस कोड क्या होती है? कॉर्नवालिस की विधि संहिता। कॉर्नवालिस द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा गया? कॉर्नवालिस कोड। अब कॉर्नवालिस कोड के आधार पर कॉर्नवालिस ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। ये देखिए एक सिद्धांत
अब प्रश्न आ जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू किया, तो उत्तर क्या देंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, हाँ, पावर ऑफ सेपरेशन, यानी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ ना हो बल्कि शक्तियों का बंटवारा किया जाए, ठीक है, तो वो सिद्धांत है। तो ये कॉर्नवालिस ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू किया। अब इसी सिद्धांत के आधार पर इसने क्या किया कि जो जिला कलेक्टर होता था, ठीक है, अभी तक आपने देखा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में जिला कलेक्टर जिले का राजस्व भी वसूल करवाता था और जिला दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष भी था, यानी न्याय व्यवस्था भी इसके हाथ में है और प्रशासन और राजस्व व्यवस्था भी। लेकिन इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर से न्यायिक अधिकार वापस ले लिया। न्यायिक अधिकार क्या करता है? वापस। अब कलेक्टर के हाथ में न्यायिक अधिकार नहीं होंगे। आप जिले से राजस्व वसूल कराइए, प्रशासन की देखभाल कीजिए, ये होगा। और इस सिद्धांत के अनुसार न्यायिक अधिकार इससे वापस ले लिया। अब ये जो न्यायिक अधिकार कलेक्टर से वापस लिया तो किसी को देगा, तो किसको दिया? तो इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया पद बनाया, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, क्योंकि इससे लिया। और अब ये किसे देगा? तो इसके किसी को तो देना पड़ेगा। और इसके लिए एक नया पद का निर्माण हुआ, एक नए पद का सृजन हुआ, और वो नया पद जिला न्यायाधीश। तो ये न्यायिक अधिकार इससे लेकर के जिला न्यायाधीश को सौंप दिया गया। तो जिला न्यायाधीश पद का निर्माण, सृजन किसने किया था? तो उत्तर क्या देंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। अब इसने, अगर आप देखेंगे कि न्यायालयों की व्यवस्था में, तो अगर दीवानी न्यायालय देखें तो दीवानी न्यायालय में जिले में दीवानी न्यायालय होगा और जिला दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष अब कलेक्टर नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जिला न्यायाधीश, ठीक है। एक तो ये। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जिले के ऊपर इसने 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की। प्रांतीय न्यायालय, अगर आप जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रांतीय न्यायालय में जाइए। तो प्रांतीय न्यायालयों का गठन किसने किया? कॉर्नवालिस ने। अब प्रांतीय न्यायालय के ऊपर सदर दीवानी न्यायालय होता था और इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था। और यहाँ भी सारे अंग्रेज न्यायाधीश ही होंगे। और फिर सबसे ऊपर लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल, सम्राट का न्यायालय। अब प्रिवी काउंसिल कहाँ स्थित होता था? ब्रिटेन में, लंदन में। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय, सदर दीवानी न्यायालय और फिर लंदन स्थित सम्राट का न्यायालय, ये सबसे ऊपर ये न्यायालय था, प्रिवी काउंसिल, दीवानी मामलों में, ठीक है। तो ये दीवानी वाली लाइन हो गई। अब इधर आप देखें, अगर फौजदारी न्यायालय में, तो फौजदारी न्यायालय में कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो जिला फौजदारी न्यायालय था, जहाँ एक भारतीय न्यायाधीश होता था, तो जिला फौजदारी न्यायालय से भारतीय को हटा दिया गया और एक अंग्रेज न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई। ये परिवर्तन आ गया। तो अब जिला फौजदारी न्यायालय एक अंग्रेज न्यायाधीश के अधीन होंगे। जिला न्यायालय से ऊपर अगर देखा जाए तो इसने दौरा न्यायालय की स्थापना की, सर्किट कोर्ट, ये सर्किट कोर्ट है। तो ये दौरा न्यायालय क्या होता था कि ये स्थायी नहीं होता था और इसे अपने प्रांत में वर्ष में 2 बार दौरा करना पड़ता था और जो भी मामले होते थे, विवाद होते थे, उनका निपटारा ये दौरा न्यायालय करता था। अब दौरा न्यायालय के ऊपर अगर आप देखें कि अगर इसके ऊपर आपको जाना है
तो फिर सदर निजामत, अब सदर निजामत अदालत जो है वो कलकत्ता में होती थी और गवर्नर जनरल इसका अध्यक्ष होता था। और फौजदारी मामलों में ये सबसे ऊपर का न्यायालय था। जैसे दीवानी न्यायालय में प्रिवी काउंसिल सबसे ऊपर है, वो लंदन में स्थित है, लेकिन फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल की अध्यक्षता वाली सदर निजामत होती थी, जो कलकत्ता में स्थित होती थी। अब गवर्नर जनरल को जो है क्षमा दान करने का अधिकार था, दंड को कम करने का अधिकार था, ये सारे अधिकार गवर्नर जनरल के हाथ में होता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कॉर्नवालिस के समय में कुछ और बदलाव हुए, कानून में कुछ बदलाव हुए। और अभी तक क्या होता था कि हत्यारे को हत्या में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र और तरीके के आधार पर दंड दिया जाता था, लेकिन कॉर्नवालिस ने जो कानून बनाया उसके आधार पर अब जो है हत्यारे की भावना पर बल दिया जाने लगा कि किस भावना से इसने जो है हत्या की है, उसके आधार पर दंड दिया जाएगा। भाई जानबूझ के हत्या की तो निश्चित रूप से बड़ा दंड मिलेगा, सहसा अचानक हत्या हो गई, भाई मारने का उद्देश्य नहीं था, तो उससे थोड़ा कम दंड मिलेगा। तो भावना पर अब बल दिया गया कि हत्या के पीछे हत्यारे की भावना क्या थी, विचार क्या थे, ठीक है। तो ये परिवर्तन आया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपराधियों को अंग भंग के दंड देने की सज़ा ख़त्म कर दी कि नहीं, किसी का अंग भंग नहीं करना चाहिए, इसकी जगह आप कठोर कारावास की सज़ा दीजिए। तो इसने अंग भंग की जगह कठोर कारावास की सज़ा देने पर बल दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था से भारतीयों को हटा दिया। वास्तव में कॉर्नवालिस जो है अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित था और ये भारतीयों को अयोग्य और भ्रष्ट मानता था, और इसीलिए जो है प्रशासन के सभी उच्च पदों से, चाहे न्याय व्यवस्था हो, सिविल सेवा हो, हर जगह से इसने भारतीयों को हटा दिया था और इसने अंग्रेज़ों की नियुक्ति की। इसकी न्याय व्यवस्था में एक दिक्कत ये आई कि चूंकि न्यायाधीश अंग्रेज होते थे और अंग्रेज भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं थे, भारतीय परंपराओं से परिचित नहीं थे, भारतीय भाषाओं को भी नहीं जानते थे, तो ऐसे स्थिति में समस्या आ जाती थी। और हमेशा अंग्रेज न्यायाधीश को जो है किसी भारतीय परामर्शदाता के सहयोग से निर्णय करने पड़ते थे। तो जो परामर्शदाता होता था वो न्यायाधीश को गुमराह कर देता था, वो चाहे तो बिल्कुल निर्णय ही पलटवा दे, क्योंकि अंग्रेज तो भाई भाषा समझते नहीं, परिस्थितियां समझते नहीं थे, ठीक है। और इसलिए जो है भारतीय परामर्शदाता के सहयोग लेना पड़ता था। तो इस न्याय व्यवस्था की ये कमजोरी थी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवाहों का महत्व बढ़ गया और झूठी गवाही को भी प्रोत्साहन मिला, इससे मुकदमेबाजी को भी प्रोत्साहन मिल जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण जरूर थी, लेकिन भारतीयों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं थी, इसमें कुछ दोष अवश्य रह गए थे, ठीक है। इन दोषों को आगे दूर करने का भी प्रयास किया गया। अब आगे अगर आप देखें तो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। अब इस औद्योगिक क्रांति ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया, तो प्रशासन और न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित किया। 1813 के बाद आप देखेंगे कि न्याय व्यवस्था में कुछ बदलाव आए, और वास्तविकता ये थी इस बदलाव के पीछे कि ब्रिटिश कारखानों में निर्मित वस्तुएं भारत के बाज़ारों में अधिक बिके, ये लक्ष्य था अंग्रेज़ों का। अब इसके लिए ज़रूरी ये था कि भाई ब्रिटिश परंपराओं को भारतीय अपनाएंगे तभी ब्रिटिश वस्तुओं को अपनाएंगे, और इसके लिए फिर ये ज़रूरी समझा गया कि न्याय व्यवस्था और प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति की जाए। तो
लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। अब इसने न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार किए और इसके समय में आप देखेंगे कि निचले स्तर के न्यायिक पदों पर, जो निचले स्तर के न्यायिक पद थे, इन निचले स्तर के न्यायिक पदों का क्या किया गया? भारतीयकरण किया गया। यहाँ भारतीयकरण से मतलब क्या है कि निचले दर्जे के न्यायिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी। कॉर्नवालिस ने सबको हटा दिया था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स को लगा कि नहीं, ये जरूरी है, तो उसने निचले दर्जे के न्यायिक पदों पर का क्या कर दिया? भारतीयकरण कर देता है। ठीक है। और तर्क क्या दिया गया कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर न्याय उपलब्ध कराना है तो क्षेत्रीय स्तर के लोगों को ही न्यायिक पदों पर नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में न्यायिक पदों का भारतीयकरण शुरू होता है। ये एक सुधार की। दूसरी चीज़ यह है कि इसने प्रत्येक स्तर के न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि की। अब इसके बाद फिर जब विलियम बेंटिंक का समय आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों में उपयोगितावादी चिंतन का अधिक प्रभाव, ठीक है, ये ब्रिटेन का एक चिंतन था, उपयोगितावादी चिंतन। अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की व्यवस्था। उपयोगितावादी चिंतन से तात्पर्य क्या है? इस चिंतन का आधार क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान किया जाए। यही विचारधारा उपयोगितावादी चिंतन कहलाती है। ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की न्याय व्यवस्था पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? ब्रिटेन के उपयोगितावादी चिंतन का प्रभाव पड़ता है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो दौरा न्यायालय स्थापित किया था फौजदारी मामलों में, इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि ये बहुत खर्चीले न्यायिक व्यवस्था थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दौरा न्यायालय को क्या किया? समाप्त कर दिया। एक तो ये चीज़ कर दिया। दूसरी चीज़ ये था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। पश्चिम में महाराष्ट्र तक, पूरब में बंगाल तक, तो काफ़ी विस्तार हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में लोगों को असुविधा होने लगी। तो लोगों की सुविधा के लिए इसने क्या किया कि इलाहाबाद में इसने सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय की स्थापना की। ये दोनों न्यायालय जो अभी तक कलकत्ता में थे, ये गवर्नर जनरल के अध्यक्षता वाले न्यायालय थे। तो इसने क्या किया कि कलकत्ता की जगह इलाहाबाद में सदर दीवानी, सदर निजामत न्यायालय की स्थापना कर दी, जिससे कि लोगों को कलकत्ता ना जाना पड़े। ठीक है, वरना तो साम्राज्य विस्तार हो गया और लोग पश्चिम से पूरब तक जाना बहुत दूरी हो जाती थी। तो एक परिवर्तन इसने ये कर दिया। दूसरी चीज़ इसने ये किया कि न्यायालय में जो आप रिट दायर करते हैं, यानी प्रार्थना पत्र देते हैं, तो अभी तक अंग्रेजी या फारसी भाषा में प्रार्थना पत्र दिया जाता था। लेकिन इसने अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ साथ लोगों को क्षेत्रीय भाषा में, आप हिंदी में, बंगला में, तो इसने क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करने का विधान कर दिया। तो ये भी सुविधा लोगों को मिल गई। फिर इसने एक और चीज़ बताई कि अपराधियों को दंड देने का उद्देश्य सुधार करना होना चाहिए, कि अपराधी में सुधार हो, बदला लेना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अंग भंग या कोड़े लगाने की सज़ा, जो ये अमानवीय सज़ा दी जाती थी, उसको इसने पूर्णतः समाप्त किया, क्योंकि उद्देश्य जो है बदला लेना नहीं है, उद्देश्य जो है अपराधी में सुधार करना है। और इसलिए सुधार करना है तो आप उसका अंग भंग ना करें, कोड़ा मत लगाए, उसे आप कारावास दीजिए, अगर बहुत गंभीर अपराध किया तो मृत्युदंड दीजिए। ठीक है। तो ये व्यापक परिवर्तन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में
फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक न्याय में सुधार लाने और भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से आप देखेंगे कि 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था और किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ। ये गवर्नर जनरल है भारत का। ठीक है, तो इसी के समय में, तो इस तरह से आप देखेंगे कि न्याय व्यवस्था में विलियम बेंटिंक के समय में व्यापक सुधार किया गया। अब आगे अगर आप देखें तो 1853 का जब अधिनियम आया तो इसके बाद फिर कानून को लिपिबद्ध करने का मुद्दा उठा और इसी आधार पर फिर द्वितीय विधि आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले ही थे। द्वितीय विधि आयोग का गठन होता है और फिर इसी आयोग के कार्यों के आधार पर आप देखेंगे कि 1859-60 ईस्वी में अनेक कानूनों को लिपिबद्ध किया गया। 1859 से लेकर 61 के बीच में अगर आप देखें तो इस बीच में भारतीय दंड संहिता, ठीक है, का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल कार्य संहिता। ठीक है, ये कानून बने। तो भारतीय कानूनों को एक जगह संकलित किया गया, इंडियन पेनल कोड बना, भारतीय दंड संहिता बन गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये प्रोसीजर कोड का निर्माण हुआ, फिर सिविल संहिता का निर्माण हुआ। तो ये सब इस समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, ये निर्माण हुआ। अब इसके बाद फिर कुछ साम्राज्य का जो विस्तार है बहुत हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में 1862 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। यह एक अधिनियम आया और इसी अधिनियम के आधार पर 1863 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, इन तीनों जगह उच्च न्यायालयों की, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। ठीक है, तो पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिनियम के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय, पहले 3 उच्च हाई कोर्ट यही हैं, यहाँ उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। और फिर जो अधिकार अभी तक सदर दीवानी न्यायालय, सदर निजामत न्यायालय के थे, तो सदर दीवानी और सदर निजामत न्यायालय के सारे अधिकार उच्च न्यायालय में निहित कर दिए गए। ठीक है, अब गवर्नर जनरल केवल क्षमादान कर सकता था, अब दंड को लघु कर सकता था, इस तरह के मामले देखते थे। और बाकी जो सदर दीवानी और सदर निजामत न्यायालय के अधिकार थे वो सारे अधिकार उच्च न्यायालय में निहित कर दिए गए। आगे फिर हर प्रांतों में धीरे धीरे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर आप देखेंगे कि 1935 के अधिनियम में अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का विधान किया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाए, ऐसा अधिनियम में कहा गया। और इसी अधिनियम के आधार पर फिर आप देखेंगे कि 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई और यहाँ पूरे ब्रिटिश भारत के जो भी मामले हैं वो जा सकते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय से लेकर के निरंतर भारतीय न्याय व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार होते रहे।
तो ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमने न्याय व्यवस्था, उसमें परिवर्तन, सुधार आदि के बारे में डिस्कस किया, बताया। ठीक है। तो आपने ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत न्याय व्यवस्था देखी। आगे हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के बारे में बताएंगे। तो भारत में सिविल सेवा या नागरिक प्रशासन, देखिए प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने बंगाल को विजित कर लिया, तो सीधी सी बात है कि भारतीय क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सिविल सेवाओं की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बिना सिविल सेवा के भारतीय क्षेत्रों पर कैसे देखभाल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। और फिर इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवा का विस्तार होता है। ठीक है। अब 1765 में तो द्वैध शासन स्थापित हुआ। इसके अंतर्गत अंग्रेजी कंपनी ने कोई खास काम नहीं किया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। ठीक है। जो द्वैध शासन था उसे किसने किया समाप्त? वारेन हेस्टिंग्स ने। यह समाप्त हो जाता है। अब वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक जिला कलेक्टर की नियुक्ति की। ठीक है। ये तो जिला कलेक्टर की नियुक्ति की, जो जिले का प्रशासन, राजस्व वसूली, न्याय व्यवस्था सभी देखता था। ठीक है। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि जो सिविल सेवक होते थे, अधिकारी होते थे, इन सिविल सेवकों को एक तो प्रशासन का काम तो करना ही पड़ता था, और साथ में ये लोग अपना जो समय बचता था निजी व्यापार भी करते थे यहाँ पर। तो वो कंपनी के सिविल सेवक भी है, कंपनी के सेवक भी हैं, प्रशासन की देखभाल और निजी व्यापार। अब ऐसी स्थिति में एक सिविल सेवक प्रशासन अपने निजी व्यापार में अधिक लाभ हो, इस उद्देश्य से प्रशासन की अनदेखी भी कर देते थे। तो यहाँ दिक्कत ये आई कि ये सिविल सेवक अपने निजी व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशासन की अनदेखी करने लगे। ऐसे में सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार आदि भी व्याप्त होने लगा। तो ये एक समस्या थी। अब आगे आप देखेंगे कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया, ठीक है, तो ये जो समस्या थी इसको दूर करना इसका उद्देश्य बना। ठीक है। और फिर इसने एक पूर्णकालिक सिविल सेवा का निर्माण किया। पूर्णकालिक सिविल सेवा से यहाँ मतलब यह है कि जो सिविल सेवक होगा वो केवल और केवल प्रशासन की ही देखभाल करेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल रहेंगे। हाँ, तो वो प्रशासन के अलावा और कोई कार्य नहीं करेंगे। तो सिविल सेवक निजी व्यापार आदि पर इन पर क्या कर दी गई? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
एक पूर्णकालिक सिविल सेवा का क्या कर देता है, निर्माण करता है। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक या नागरिक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था, भारत में नागरिक प्रशासन का जनक कौन था, तो उत्तर क्या देंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस आधार पर, हाँ, तो हमने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसने भारत में पूर्णकालिक सिविल सेवा की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इसे पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है कि भारत में पुलिस सेवा की स्थापना भी इसी ने की थी। एक स्थायी पुलिस व्यवस्था की भी इसने स्थापना की थी। ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो जिला कलेक्टर था, जो ये तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में भी था, तो जिला कलेक्टर के न्यायिक अधिकार इसने समाप्त कर दिया और इसके पास केवल राजस्व संबंधी अधिकार होंगे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में सुधार अगर देखें तो पहली चीज़ तो इसने एक स्थायी पूर्णकालिक सिविल सेवा का निर्माण करता है। दूसरी चीज़ यह है कि सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार न व्याप्त हो, गबन ना करे, रिश्वत ना ले, हाँ, इनके लिए भी व्यवस्था की। और इसने जिला कलेक्टर का वेतन 1500 रुपया महीना कर दिया, ये मंथली था। और दूसरी चीज़, इसने जिले से जितना राजस्व वसूल होगा उसका 1% इसे कमीशन या प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि जिला कलेक्टर का वेतन इसने बढ़ाया। उस ज़माने में आप सोचिए कि 1790, आज से 200 से अधिक, 230 साल हो गए। उससे 230 साल पहले 1500 रुपये की वैल्यू कितनी रही होगी, समझ सकते हैं, है कि नहीं। 1500 रुपया महीना अपने आप में बहुत होता है। ठीक है। और 1% कमीशन भी मिल रहा है उसे राजस्व का। जिले में जितना राजस्व, अगर 1 लाख रुपया वसूल हुआ तो 1000 रुपये जिला कलेक्टर का हो गया। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया, पूरे विश्व की सबसे उच्च वेतन वाली सिविल सेवा बन गई। दुनिया में सिविल सेवकों को इतना वेतन कहीं नहीं मिलता था जितना कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देना शुरू किया। उद्देश्य क्या था कि भ्रष्टाचार ना हो, रिश्वतखोरी। भाई जब धन मिलेगा, अत्यधिक धन मिलेगा, तो वो क्यों गबन करेगा, क्यों रिश्वत लेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। तो एक काम तो ये किया, सुधार का काम था, और ये दुनिया की सबसे उच्च वेतन वाली सिविल सेवा बन गई। दूसरी चीज़ इसने क्या किया कि सिविल सेवकों को जो है निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, लोगों से उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से सिविल सेवा में व्यापक रूप से इसने सुधार का काम किया। इसके अतिरिक्त इसने सिविल सेवा में भारतीयों को हतोत्साहित किया। सिविल सेवा में इसने क्या किया, आंग्लीकरण की नीति अपनाई, यानी अंग्रेजों की नियुक्ति की। इसका मानना था कि जो कार्य अंग्रेज कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और इसलिए भारतीयों को भ्रष्ट और अयोग्य मानते हुए इसने क्या किया कि सिविल सेवा का आंग्लीकरण कर दिया, अंग्रेजीकरण कर दिया। ठीक है, यानी सिविल सेवा में इसने अंग्रेजों की ही नियुक्ति की। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, तो इस तरह से जब आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे उच्च वेतन वाली प्रतिष्ठित सेवा बन गई, तो ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे समाज में, वो सब चाहते थे कि उनके बच्चे भारत की सिविल सेवा में जाएं। तो एक तरह से इस कारण से भी कॉर्नवालिस ने भारत के सिविल सेवा का क्या किया, आंग्लीकरण किया, क्योंकि ब्रिटेन के संभ्रांत लोग, उच्च वर्ग के लोग चाहते थे कि उनके बच्चे भारतीय सिविल सेवा में जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि ये दुनिया की सबसे उच्च वेतन वाली सेवा थी, प्रतिष्ठित सेवा थी, इसलिए इसका महत्व बढ़ता गया। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हमने सुधार बताया। इसके बाद फिर अगर आप देखें
तो जब लॉर्ड वेलेजली आया 1798 में, तो इसके समय में कुछ पर सुधार किए गए। वास्तव में भारतीय सिविल सेवा में सिविल सेवकों की नियुक्ति कौन करता था? तो नियुक्ति का अधिकार था लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वास्तव में ये कंपनी का निदेशक मंडल होता था। 24 निदेशक होते थे, एक नहीं होते थे। तो कंपनी का एक निदेशक मंडल होता था, उसी निदेशक मंडल बोले या उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोले। तो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था और वो लंदन से नियुक्त होकर के भारत में आते थे। ठीक है। अब चूंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त होकर के भारत में आते थे, तो ये अंग्रेज भारतीय भाषाओं से परिचित नहीं थे, नंबर एक। भारतीय परंपराओं को नहीं जानते थे, भारतीय क्षेत्रों से परिचित नहीं थे, भाषाओं से परिचित नहीं थे। तो ये सब दिक्कतें थीं। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित हुआ, किसके लिए? जो लंदन से सिविल सेवक चुन करके भारत आते थे, पहले फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग में भारतीय परंपराओं को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, भारत की भौगोलिक स्थिति से परिचित कराया जाता था, भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराया जाता था, भारतीय संस्कृति बताई जाती थी। पहले उनको ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद फिर उनको सेवा में नियुक्त किया जाता था। तो ये काम वेलेजली ने किया था। लेकिन 1806 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया और इसकी जगह अब लंदन में ही हेल्वरी कॉलेज की स्थापना कर दी गई। यानी अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था, उन्हें लंदन में ही हेल्वरी कॉलेज में प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दे दी जाती थी और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के तब भारत आते थे और भारत में सिविल सेवा का कार्य करते थे। ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेजली के समय की बात हमने बताई। अब आगे अगर देखें तो 1833 का अधिनियम आया और 1833 के अधिनियम में एक विधान ये किया गया। तो इसमें ये बात कही गई कि किसी भी पद के लिए किसी को भी रंग, जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी इसका मतलब सीधा सीधा था कि उच्च पदों पर अब भारतीयों की भी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। तो ये व्यवस्था 1813 के अधिनियम में आती है कि जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, नस्ल के आधार पर किसी को सिविल सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये पहली बार 1833 के अधिनियम में ये विधान आता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस विधान को व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाया। कानून में तो आया लेकिन कानून की किताब के अंदर ही बंद रह गया, बाहर निकल ही नहीं पाया। व्यवहार में ये बात लागू नहीं हो पाई। तो भारतीयों के लिए एक व्यवस्था तो आई, लेकिन दुर्भाग्य भारतीयों का रहा कि वो व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हुआ। आगे 1853 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में अगर आप देखें तो 1853 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो था लंदन में, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति का जो अधिकार था अभी तक, यही सिविल सेवकों की नियुक्ति करता था। ठीक है। ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो 1853 के अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी अब
सिविल सेवकों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल नहीं करेगा। अब नियुक्ति का अधिकार जब समाप्त हुआ तो अब नियुक्ति कैसे होगी, ये महत्वपूर्ण बात आई। तो इसी अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि अब एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा इस अधिनियम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। और व्यवस्था क्या की गई कि अब एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। एक खुली परीक्षा होगी और उस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। और इसी अधिनियम के आधार पर पहली बार 1855 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई। ये प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की गई। अब इस परीक्षा में कोई भी भाग ले सकता था, भारतीय भी सम्मिलित हो सकते थे। यद्यपि कई वर्षों तक कोई भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। फिर आगे आप देखेंगे कि 1863 ईस्वी में एक भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर ये लंदन गए और सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए, क्योंकि उस समय जो है यह ICS परीक्षा लंदन में ही होती थी, भारत में नहीं होती थी। तो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर लंदन जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं और सफल होते हैं। और ये पहले भारतीय ICS हैं। भारत के पहले ICS कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इससे पहले जो भी होते थे सब अंग्रेज होते थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो 1863 में ICS बनते हैं। ये भी ध्यान में आपको रखना है। अब ब्रिटिश सरकार के लिए ये चिंता का विषय हो गया कि एक भारतीय हमारे बराबरी पर बैठेगा, वो ICS अधिकारी हो गया। कुछ ऐसा किया जाए कि भाई ये परीक्षा में तो सम्मिलित हों, क्योंकि कानून है तो इन्हें तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन परीक्षा में सफल ना हों। ये इनका उद्देश्य कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कहावत है। तो ये इनकी योजना। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1866 में 2 परिवर्तन किया सिविल सेवा परीक्षा में। क्या परिवर्तन किया? पहला तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, पाठ्यक्रम या सिलेबस चेंज कर दिया। यानी ऐसा पाठ्यक्रम रखा, ऐसा सिलेबस रखा जिसमें आप देखेंगे कि भारतीयों के लिए वो कठिन हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इसमें क्या किया गया, अभी तक सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। कितनी थी? 23 वर्ष। तो भारतीय भी जाकर के सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकते थे। अब इस 1866 में 23 वर्ष की जगह उम्र घटा के 21 वर्ष कर दिया गया अधिकतम। यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, 21 वर्ष क्या है? ये अधिकतम है। तो यहाँ क्या हुआ कि 1866 में सिलेबस को चेंज किया गया और सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र घटाकर 21 वर्ष की गई। इसके बावजूद आप देखेंगे 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित 4 भारतीय ICS हो गए। ICS, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, मतलब इतनी दिक्कतें भी आई, उसके बावजूद भारतीय आगे बढ़े। और 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी ICS हुए, अन्य लोग भी हुए।
4 भारतीय। यदि आगे चल करके सुरेंद्रनाथ बनर्जी को घुड़सवारी में असफल होने के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है। 1877 में ब्रिटिश सरकार ने ICS के परीक्षा में बैठने के अधिकतम वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, अब 19 वर्ष ये भारतीयों पर निश्चित रूप से वज्राघात था। अब इसी के विरोध में आप देखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में सिविल सेवा आंदोलन हुआ, सिविल सर्विस आंदोलन चला। ये देखिए, इसके बाद फिर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो प्रारंभ से ही कांग्रेस ने सिविल सेवा परीक्षा में उम्र बढ़ाने की मांग करता रहा, सिविल सेवा का भारतीयकरण हो इसकी मांग करता रहा, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ भारत में आयोजित हो इसकी मांग करता रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि 1893 में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 19 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 23 वर्ष कर दिया गया। कि अधिकतम कितना होगा? 23 साल। यह अधिकतम है 23 वर्ष, जबकि 19 वर्ष थी। 23 वर्ष के बाद ओवर एज। ठीक है, अब इसके बाद फिर भी सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग चलती ही रही। अब 1919 का अधिनियम आया और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाएगी। ये विधान आ गया 1919 के अधिनियम में, और इसी अधिनियम के आधार पर 1922 में ये कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित होगी। तो 1922 का जो विज्ञापन आया, नोटिस आई, तो उसमें ये कहा गया कि ये परीक्षा भारत में होगी। और फिर उसी आधार पर 1923 में पहली बार ICS परीक्षा भारत में आयोजित, लंदन में भी आयोजित हुई, भारत में, और भारत में, पूरे भारत में एक ही सेंटर बनाया गया था, इलाहाबाद। पूरे भारतवर्ष का एक सेंटर ICS का कहाँ बना? इलाहाबाद। और फिर आप देखेंगे कि 1926 में दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई, और संघ लोक सेवा आयोग जो है फिर वो ICS परीक्षा का आयोजन करता रहा। आज भी संघ लोक सेवा आयोग ही सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। तो ये हमने आपको भारत में सिविल सेवा का इतिहास बताया। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको जो है भारत में ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत 2 टॉपिक की चर्चा की। एक तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था बताई, और दूसरी हमने आपको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के बारे में बताया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने आज ये 2 टॉपिक आपको बताए, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट है। इनको सुने, मुख्य बिंदु को नोट करें, इससे प्रश्न आते भी हैं। आज का लेक्चर यहीं पर। कल हम आपको जो है भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ठीक है, कल का टॉपिक भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ये टॉपिक बताएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।